नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने पुनः अवसर दिया अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में विचार विमर्श का। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक तरफ तो डॉक्टर उमर के साथी आमिर को कोर्ट में पेश किया एनआईए ने, दूसरी तरफ डॉक्टर उमर को सुसाइड बॉम्बर भी मान लिया गया है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है सर कि उसने अपने घर में जो किराए का मकान ले रखा था, वहां पर बम बनाने की फैक्ट्री बना डाली थी। अंजू जी, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि संभावित नहीं थी। और अभी देखिए, मैं बधाई देना चाहूंगा कि एनआईए और हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने किस गति के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, तार से तार मिलाया। 50 सीसीटीवी की जो क्लिप्स थी उनका समावेश करके जो रूट अपनाया डॉक्टर उमर ने, और डॉक्टर उमर ने जो रूट अपनाया उसके साथ और भी जो इसके सहयोगी थे उनको साथ लेकर के पूरे उस रूट को रिक्रिएट किया। और पूरा एक ताना बाना जिस तरीके से इन्होंने किया वो आपके सामने रखा। हालांकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन उमर सुसाइड बॉम्बर था, ये भी पहली बार उनकी उनके द्वारा ये व्यक्त किया गया कि ये आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर था। तो आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर अगर है तो ये आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान का बहुत वैल्यूबल एसेट है। अब मकान के किराए की बात अगर हम करें तो ये जब मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, मुजम्मिल ने पूछताछ में यह बताया कि इसने तो प्रयोगशाला अपने घर में बना रखी थी। आप याद करें, मुजम्मिल भी डॉक्टर है। पूछताछ में उसने यह बताया कि इसने अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बना रखी थी और वहां पर यह बनाता था। अब कैसे बनाना था यह समझने वाली बात है। और यह कोई जरूरी नहीं कि मैं केवल अच्छी अच्छी बातें करूं, हमें यह भी देखना है कि हमारी चूक कहां पर हुई जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो। डॉक्टर उमर ने अल फला यूनिवर्सिटी के नजदीक एक किराए का मकान लिया। तो क्या ये जरूरी नहीं समझा गया कि कश्मीर के बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति, मैं फिर कह रहा हूं कश्मीर से आया हुआ कोई व्यक्ति स्वागत है, भारतीय है, लेकिन जो वांछित आप हो, मैं हूं, कश्मीरी हो, जो वांछित प्रक्रिया है, जो प्रिस्क्राइब प्रक्रिया है, पुलिस वेरिफिकेशन है, और उसके बारे में लोकल पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए। वो चाहे आप हो या मैं हूं, आप और हम कश्मीर जाते हैं, पुलिस हमसे पूछताछ करती है कि नहीं करती है। मैं वही सावधानी की बात कर रहा हूं कि वो सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो हमने नहीं बरती। मकान किराए पर लिया, क्या हमने जरूरी नहीं समझा कि इसके ऊपर पुलिस कुछ थोड़ी सी नजर रखे कि डॉक्टर साहब आप कहाँ आए हैं, क्या काम है, क्या पढ़ाते हैं। ये दो चार सवाल अगर बीट कांस्टेबल या बीट सब इंस्पेक्टर पूछ लेता तो डॉक्टर साहब की इतनी हिम्मत न होती जो वो कर गए। अब डॉक्टर साहब ने वहां केवल प्रयोगशाला ही नहीं बनाई, वो पाकिस्तान हैंडलर्स से टेलीग्राम पर टच में थे और रोग एप्स के जरिए ये टच में थे। ये पाकिस्तान से टच में थे। अगर आपको मैं बताऊं कि पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि फैजल, हाशिम, ओकाशा, ये तीन पाकिस्तानी हैंडलर्स आईएसआई के थे जो इनको ट्रेन करते थे, रेडिकलाइज करते थे और बम बनाने के तरीके के वीडियोस भेजते थे। मैं फिर से कह रहा हूं, बम बनाने के तौर तरीके, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि ये कढ़ी कैसे बनती है तो किसी ने कहा कि साहब पकौड़ी ऐसे बनती है और छाछ में बेसन मिला के ऐसे, उसका पूरा वीडियो बना करके, डिस्क्रिप्टिव नहीं, पूरा वीडियो कि आप एमोनियम नाइट्रेट को ऐसे करें। मैं प्रक्रिया यूं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपके लोकप्रिय चैनल को बहुत लोग देखते हैं। तो इसमें क्या प्रीकर्सर केमिकल होता है, क्या टाइमर होता है, और आईईडी का क्या फॉर्मूला था वो तो मैं बताने वाला हूं नहीं। लेकिन पूरी प्रक्रिया जैसे कढ़ी बनाने की होती है, तो बेसन कहां से आएगा, तेल कौन सा इस्तेमाल होगा, पकौड़ी कौन बनाएगा, बेसन मिला करके छाछ में कैसे छाना जाएगा। मुझे कढ़ी बनाना आता नहीं, लेकिन मैं अंदाज से बता रहा हूं। उसको मैं जुबानी बताऊं तो वो एक चीज है, लेकिन अगर पूरा वीडियो बना करके मैं बताऊं तो जो देखने वाला है उसके मन में कोई शको शुबा नहीं रहेगा। और उसके बाद वो भी पूछा जाता है, अब तक की बताई गई बातों में कोई शक, अगर कोई शक नहीं है, जो भी शक हो तो उसका समाधान एक अलग से हाइपर लिंक पे दिया जाता था। तो ये तमाम चीजें अगर आपके सामने है तो आप समझ सकती हैं कि उसकी भाव भंगिमा, रेडिकलाइजेशन, घर में इतना ज्यादा सामान। अब आप उसका सामान देख लें, 358 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक बार, 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट अलग, टोटल 2921, 2921 किलो, 3 टन अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है। और हम कह रहे हैं ये क्या जगह है दोस्तों। हम बिल्कुल सो रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, पुलिस हमारी है, मैं पुलिस का नमक आज भी खा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम हर चीज को ही तारीफ करते चले जाएं। अगर जरा सी भी हम जागरूक रहते, अहले हदीस की मस्जिद अल फला यूनिवर्सिटी में बन गए, तबलीगी जमात वहां आकर के लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है,
कश्मीर के डॉक्टर इंक्लूडिंग वो सजा याफ्ता नसीमुद्दीन जो कि 23 नवंबर को बर्खास्त हुआ था अनुच्छेद 311 में, अगर ये बर्खास्त हो रहा था तो हमने क्यों नहीं कार्रवाई की? जहां पर इस तरीके के संदिग्ध लोगों का जमावड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा अल फलाह यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी बात करने जरा, एक मिनट। अल फलाह यूनिवर्सिटी जब बनी तो मैंने आपको अपने पिछले शो में बताया था, ये दो भाई थे, इनके ऊपर आर्थिक मुकदमे थे, 3 साल तिहाड़ में रह करके आए थे, 25 करोड़ का घोटाला करके आए थे। क्या मजबूरी थी कि हुड्डा सरकार ने इनको जमीन अलॉट की? क्या मजबूरी थी कि उसके बाद खट्टर सरकार ने भी इनके ऊपर वो जांच नहीं की जो कि गहराई से जांच होनी चाहिए थी? क्या मजबूरी थी कि मानव संसाधन मंत्रालय ने इनकी मान्यता आदि बिल्कुल बढ़ाए रखा? स्मृति ईरानी जी तब मंत्री थे। अब मैं ये कह दूं कि साहब आप तो बड़ी आलोचना कर रहे हैं सबकी, तो मैंने किसी का कर्जा नहीं खाया है। मैं भारत मां का हूं, वो केवल भारत का हूं, और जो चूक करेगा चाहे वो किसी पार्टी का हो, चूक है तो चूक है। मैं हुड्डा साहब को भी दोष देता हूं, मैं खट्टर साहब की सरकार को भी और स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय को भी उतना ही बराबर का जिम्मेदार मानता हूं। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे फली फूली आपके राज्य में, मैं आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा करता था, और मैं ही नहीं, हम सब बहुत निराश हैं इस चीज को देख करके। और आपके इस प्रोग्राम को मैं मार्क करूंगा, पीएमओ को भी मार्क करूंगा मैं। आप लोगों का इतना बड़ा वो ऑफिस है, कार्यालय है, डिपार्टमेंट है, आप जरा सा सबसे प्रमाण पत्र ले लेते कि आप ये बता दीजिए सारी चीजें इन ऑर्डर हैं, आपका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो नहीं है, आपके ऊपर कोई जेल सजा याफ्ता तो नहीं है। प्रमाण पत्र आपने दिया और स्टेटस को डाल करके एआई पे डाला, तुरंत कुंडली आ जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है अंजू जी, लेकिन जहां इच्छा शक्ति हो वहीं पर हो पाता है। और इच्छा शक्ति के अलावा भी देखता हूं, अगर नीचे के लेवल में भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि आपकी जो घोषित जो नीतियां हैं उसके विरुद्ध बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है, तो मैं सोचना जानना चाहूंगा किस बात की ठसक है हमारे अंदर, किस बात की ठसक है फिर हमारे अंदर? ये चीजें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। नालायकी चाहे हमारी औलाद करे, या भाई करे, या बहन करे, या कोई करे, उस चीज को इंगित करना हमारी पेनफुल ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में आगे बढ़िए। ये तो खैर हमने एक जासूसी और चरमपंथियों का अड्डा एनसीआर की में खोलवा दिया अपना। उसके बाद चरमपंथियों को ला करके अहले हदीस की मस्जिद बनवा दी उसके अंदर, और उसके अलावा जो तबलीगी जमात था उनको स्वागत देके इलाके में रेडिकलाइज करा दिया। अब हम बात आते हैं कि इन्होंने यही नहीं कर पाए कि बॉल बेयरिंग, कील कांटे और जो लोहे के शार्पनर्स होते हैं, ये डॉक्टर उमर शायद नहीं प्रोक्योर कर पाए, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट तो 3 टन आपने ले ही लिया, और ओक्लाहोमा ब्लास्ट से 1 क्विंटल 1000 किलो ज्यादा लिया। तो ये जरूरी नहीं समझा गया कि आपकी जमीन क्या है, आप अमोनियम नाइट्रेट ले जा रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट कंट्रोल रूल्स 2012 के अंतर्गत कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, कौन कितना खरीद सकता है उसका लेखा जोखा, जमीन का रिकॉर्ड्स, क्या जमीन के रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं देखे गए? अगर नहीं देखे गए तो क्यों नहीं देखे गए? शायद ये नूह से खरीदा गया था, और अगर नूह से खरीदा गया था तो उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। फिर हम बात करते हैं नौगाम जो ब्लास्ट हुआ, दूसरी चूक हमारी यही है। जहां विस्फोटक होता है, जैसे 10 टैंकर तेल पकड़ा गया, तो 10 टैंकर तेल लेके तो हम नहीं चले जाएंगे 1500 किलोमीटर दूर। हम ये पूरा विस्फोटक सामग्री जो भी घातक भी था, और ये भी बताते हैं कि मदर ऑफ सेटन यानी शैतान की अम्मा का एक नाम का एक केमिकल होता है जो प्रीकर्सर होता है। अब नाम ज्यादा मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि उसको कहते हैं कि ये प्रीकर्सर होता है विस्फोट कराने का, लेकिन मदर ऑफ सेटन और विश्व प्रसिद्ध चरमपंथियों का लोकप्रिय केमिकल होता है। नौगाम गए और हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अरे भाई, आप छोटा सा नमूना ले जाते, वीडियोग्राफी करके चले जाते, और कोर्ट से परमिशन लेके बता देते कि सबको लाना घातक होगा। ये चूक हमारी भी हुई थी, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। लेकिन इसके बारे में बहुत ही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कहा है, नलिन जी ने, कि ये नलिन प्रभात जी ने, कि ये एक एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, ये विस्फोट नहीं है, इसमें कोई कयास ना लगाया जाए। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने भी कहा, तो हम उसका कोई खंडन या उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, लेकिन हम बेहतर कर सकते थे। ये तो बात हुई कि वो था, लेकिन हमें ले जाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जी सर, मैं यही समझना चाह रही थी क्योंकि सैंपल सैंपल की बात हो रही थी कि रात को उस वक्त सैंपल ले रहे थे जिस वक्त ये धमाका हुआ, तो मुझे भी एक आम आदमी की तरह मेरे जहन में भी सवाल आ रहा था कि इतना सारा विस्फोटक वहां ले जाना भी तो हेडेक था सर।
रास्ते में भी कुछ हो सकता था। आपको यहीं पर उसको निष्क्रिय करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे, थोड़ा सा सैंपल ले जाते वहां पर, वही काफी रहता। इतना सारा ले जाना भी तो मतलब एक बड़ी गलती ही है ना सुरक्षा एजेंसियों की। क्या ऐसे नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजू जी। मैं अपने जीवन के कैरियर की बातें बताऊंगा। जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है तो आदमी बिल्कुल आह्लादित और थोड़ा लापरवाह सा हो जाता है अपनी और दूसरों की सुरक्षा को लेकर के। मैं आपको ले चलता हूं, जब मैं डीआईजी था, मैं जगह नहीं बताऊंगा, वहां पर भी इसी प्रकार के विस्फोटक थे। तो जहां पर थे तो मैं जाके पहुंच गया और जा करके मैंने कोशिश की कि जाके पैर से, तो दीपक सिंघल आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के पीछे खींचा। आप कर क्या रहे हैं ये विस्फोटक? तो मेरी समझ में आया कि जोश में मैं होश खो चुका था और वाकई विस्फोटक था। बाद में जब ठीक है तो जिस प्रकार का भयानक विस्फोट हुआ, केवल बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ही को इस तरीके की संदिग्ध चीजें छूनी चाहिए। जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है उनको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से आपने कहा कि बहुत बड़ा रिस्क उठाया। रास्ते में तो नहीं हुआ 1500 किलोमीटर में, लेकिन जहां थाने में गए, जो जाने गई, मुझे बहुत पीड़ा हुई। एक एहसान खान एक कांस्टेबल है, अपनी नन्ही सी बिटिया को, बड़ी प्यारी सी गुड़िया ऐसी है, उसको खिला रहा है जिसकी जान चली गई। और ऐसे 12-14 परिवार तो बिल्कुल तहस नहस हो गए। कम से कम ये हम अवॉइड कर सकते थे, कम से कम इसका कोई। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमने असावधानी बरती, दोबारा हम ऐसी प्रक्रिया एसओपी बना लें कि हमसे ऐसी चूक दोबारा ना हो। अब अंजू जी आपने बिल्कुल सही कहा, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को ही छूना चाहिए था, छोटा सैंपल लेके जाना चाहिए था और उसको वही निष्क्रिय करते जो कि प्रॉपरली ट्रेंड थे। अनट्रेंड लोगों को इससे परहेज करना चाहिए था। मैंने अपना एग्जाम्पल भी आपको दिया। ये चूक को जी जरूर नहीं किया कांस्टेबल सब, ये हमारे ऐसे जो सीनियर ऑफिसर थे उनसे भी ये गलती हुई। ये ईश्वर की कृपा थी कि मुझे किसी ने खींच लिया और उसको छूने नहीं दिया। जी। सर, अब जैसे ये फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी है, अब तो एक डॉक्टर आमिर राशिद भी पकड़ा गया ना, जिसको एनआईए ने आज कोर्ट में पेश किया, जो कि साथी था डॉक्टर उमर का। दोनों ने रैकी की थी और i20 कार जो इस्तेमाल हुई है वो इसी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। तो अब धीरे धीरे करके आपको लग रहा है कि वो जो नेटवर्क है जो क्लोज था डॉक्टर उमर के, उस तक पहुंचने की कोशिश में है एनआईए? अभी तो देखिए, आपको जितनी देर में आपका शो खत्म हो जाएगा, 10 खुलासे और हो जाएंगे, उसमें से एक बाहर आएगा, 9 के ऊपर और कार्रवाई होगी। फिर 9 की जब कार्रवाई होगी तो 81 खुलासे और होंगे और उनका 2 का खुलासा होगा। फिर उन 81 पे जब कार्रवाई होगी तो 10-10 खुलासे और होंगे। ये सैकड़ों की तादाद में आएंगे। और अभी क्या है, ये जो मैडम हमारी डॉक्टर शाहीन है, जिनको कहा जाता था, ये क्या कहते थे उनको, शाहीन को डॉक्टर मैडम सर्जन, सर्जन, मैडम सर्जन। मैडम सर्जन, वो हमें लगता था कि इन चरमपंथियों की कॉन्शियस कीपर है और इन चरमपंथियों को मोटिवेशन में, रेडिकलाइजेशन में मैडम सर्जन का बहुत बड़ा हाथ था। तो इनका जब इंट्रोगेशन होगा, नार्को एनालिसिस होगी, हमारी महिला ऑफिसर्स और साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर जब इनसे पूछताछ करेंगे, तब आप देखिएगा कितना सामान्य। आमिर तो एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन एक अभी आपको पता लगेगा। एक चीज और आपको बता दूं, हम सेल्फ गोल करने में बड़े माहिर हैं। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बना है। माता वैष्णो देवी के चंदे से भक्त श्रद्धालु, जो आप लोग जाते हैं, हम जाते हैं, जो रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, वो लाखों करोड़ लोगों के चंदे से मेडिकल कॉलेज बना। इसलिए बना कि अच्छे डॉक्टर सामने आए, जरूरतमंद गरीब हिंदुओं के बच्चे आए। मालूम पड़ रहा है कि वहां पे 95% जो है वो दूसरे संप्रदाय के। हमें कोई घृणा नहीं है, हमें कोई अपेक्षा भी नहीं है, हम चाहेंगे कि सब पढ़ें। लेकिन जो हिंदुओं के चंदे से मेडिकल कॉलेज बना है, उस पे पहला अधिकार हिंदुओं का ही है। इनके तो जो मेडिकल कॉलेज है जो इनके उससे बने हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी है, आपने देखा, अल फलाह यूनिवर्सिटी पाली पोसी बड़ाई की गई, कहां से? केवल सरकार के ही उपक्रम और कृपा से। और आ कौन रहे हैं? मालूम पड़ा सारे चरमपंथियों का अड्डा अल फलाह। अब अल फलाह की एक और परिभाषा ये है कि जो एक शांति और प्रगति, और जिसको कहते हैं अखीरत, अखीरत कहते हैं कि जब अंत समय और उसके बाद का जो परिणाम होता है, तो वो भी एक डेफिनेशन है। और इनके जो सबसे पवित्र पुस्तक है कदाचित, उसमें इसका जिक्र किया गया है अखीरत के बारे में और अल फलाह के बारे में। खैर, ये जो पकड़े गए हैं आमिर, उमर, मैडम सर्जन, ये हमें लगता है कि अखीरत की ही तैयारी कर रहे थे। और ये जो ताना बाना बन के आया है आईएसआई का, आपके सामने प्लॉट आया है। एक चीज और आई है, उसको जरा गौर कीजिएगा, अभी थोड़ी कच्ची है। डेक्कन हेरल्ड ने ये निकाला है
कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के जरिए, बांग्लादेश के जरिए ये सारी प्लानिंग की थी कि बांग्लादेश के जरिए मुर्शिदाबाद विस्फोटक आए और बेस हमारा थिंक टैंक हो पाकिस्तान का, लेकिन लॉन्च पैड आपका हो बांग्लादेश, जिससे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जब हो तो वो बांग्लादेश के ऊपर हो, पाकिस्तान के ऊपर उसकी आंच ना आए। खैर बांग्लादेश तो और भी दोनों भाई, एक बड़ा भिखमंगा है, एक छोटा भिखमंगा है दोनों भिखमंगे। बांग्लादेश की तो यही औकात नहीं है कि वो कर सके, न उसकी कोई आर्मी है न उसकी एयरफोर्स है, लेकिन ये तो खैर भारत को निर्णय करना होगा कि इसकी दिशा में क्या कार्रवाई करे। लेकिन अगर इतनी जानकारी आई है, ये भी जैसे आपने आमिर के बारे में बताया, अभी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की स्टेज में है, लेकिन जिस वक्त होगा ये मान के चलिए कि वहां भी कार्रवाई अवश्य होगी। सर, जैसे ये फरीदाबाद में थी अल फलाह यूनिवर्सिटी, आप देखिए हरियाणा में नूह मेवात है, उस पर हमने कितनी चर्चाएं की, कितनी बार वहां पर दंगे हुए। याद कीजिए वहां पर साइबर पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी गई थी, हवाला रैकेट वहां चलता है, जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनका वो हब है, और वहां पर भी किराए का मकान इस उमर ने ले रखा था। सर, तो जांच एजेंसियों को कम से कम नूह मेवात पर तो नजर रखने की जरूरत थी ना। आपने बिल्कुल सही कहा, नूह मेवात तो छोड़ दीजिए, चप्पे चप्पे पर निगरानी थी, विशेषकर नूह और मेवात में। तो अगर कोई भी चीज असामान्य हो, वो बिल्कुल उसका सीटी स्कैन और एमआरआई हो जाना चाहिए था। नूह मेवात को तो आपको छावनी में बदल देना चाहिए अब तक तो नूह मेवात को। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अल फलाह यूनिवर्सिटी वहां शुरू की गई, फली फूली। एक सरकार ने, हुड्डा जी की सरकार ने उसको पहले आवंटन किया, खट्टर जी की सरकार ने उसको मान्यताएं दी, स्मृति ईरानी जी के समय में इसमें और ज्यादा कार्रवाई हुई। अब जो कार्रवाई हुई उसका जवाब फिर संबंधित मंत्रालय ने कि क्या वांछित जो स्क्रूटनी और वांछित जो जांच होनी चाहिए थी, क्या वो पूरी हुई या नहीं, और नहीं हुई तो इसके बारे में कार्रवाई की जाए। सर, इतने सारे डॉक्टर दायरे में आ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन जो मैडम सर्जन है, उसको हवाला के जरिए 20 लाख रुपए दिए गए। तो ये सब कुछ हो रहा था सर। वो तो लखनऊ से ताल्लुक रखती है, वो तो जम्मू कश्मीर से आती भी नहीं है। तो आप सोचिए कि वो डॉक्टर शाहीन ये सब कुछ हथकंडे कर रही है और कहीं रडार पर नहीं आई। ये तो हमारी, देखिए मैं समझता हूं और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इतनी बड़ी धनराशि आप और हम जा करके अगर कहीं फैमिली के साथ जाते हैं कहीं खाना खाने, तो 50-60 हजार का बिल आना वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और ये मान के चलिए कि अगर आपने कोई कार खरीदी है या इस तरह का खर्चा हुआ, तो इनकम टैक्स की नोटिस आपके पास तुरंत आ जाएगी। आप अपना ही पैसा साल में 24 लाख जो आपने जमा किया है नगद निकाल ले, तो इनकम टैक्स की नोटिस आ जाएगी। इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग जरूर करेगा, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसी को कहते हैं, देखिए, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग सिस्टम। आप ये पैरामीटर्स बना लीजिए कि इस तरह की गतिविधियां कहीं होंगी, बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, अमोनियम नाइट्रेट खरीदेगा, सस्पिशियस एक्टिविटी है। कश्मीर से बर्खास्तशुदा डॉक्टर अगर नौकरी पाता है, सस्पिशियस एक्टिविटी है। किसी के खाते में अकस्मात 20 लाख रुपए हवाला से आते हैं, अकाउंट में आते हैं कि नहीं आते हैं वो बात दीगर, लेकिन हवाला से आते हैं, वो सस्पिशियस एक्टिविटी है। क्योंकि हवाला की भी स्क्रूटनी और मुखबिर तंत्र बता देता है किसके यहाँ कितने पैसे गए। ये हवाला वाला पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का नेटवर्क रहता है, उनको पता लग जाता है। तो कम से कम नहीं पता लगता है तो फिर काहे बात की इंटेलिजेंस और काहे बात की आपके सूत्र और मुखबिर हैं। ये चीजें आपको पता लगनी चाहिए थी। खैर, इसीलिए हमारा आपका डिस्कस करने का अभिप्राय ये था कि जो गलतियां हमसे आज हुई बड़ी भयावह और बहुत बड़ी गलतियां हैं, आइंदा ये गलतियां ना हो। क्योंकि अब इनके बारे में इनका प्लान सुन लीजिए। D6 माने डिमोलिशन 6, या दिसंबर 6, 32 जगहों के इनके प्लान थे। 32 जगहों के इनके प्लान थे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा कोई विस्फोट का हमें कुदृश्य नहीं देखना पड़ेगा। 32 जगहों की प्लानिंग थी, और D6 समझ लीजिए, डिमोलिशन 6 या दिसंबर 6। 32 जगहों पे ब्लास्ट थे, और कहां कहां? अयोध्या, काशी, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली लाल किला, गौरी शंकर मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे, ये इनके मंसूबे थे। अगर हम ऐसी त्रुटियां करते रहेंगे तो फिर हम, बहुत बड़े दावे हमको नहीं करने चाहिए। अगर हम इसको तुरंत एक तरीके से हम इसकी निष्क्रिय कर रहे हैं और कर देंगे, सावधानी पूरी बरतेंगे, तो 32 छोड़ दीजिए, मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकता हूं कि अब एक भी विस्फोट नहीं होगा। हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, और जहां कहीं त्रुटि हुई है तो उसको कालीन के नीचे न ढकेल करके उसमें जांच करके जो भी दोषी हो उनको परामर्श दे, दंडित करे, जो भी कार्रवाई करना है करे। सर,
अभी तक जिस तरह का ताना बाना सामने आ रहा है, पहली बार डॉक्टर टेरर नाम का ये मॉड्यूल तैयार किया गया। अभी तो पता नहीं कितने डॉक्टर कहाँ कहाँ छिपे बैठे हैं सर। गिरफ्तारियां तो लगातार हो रही हैं और पता नहीं अल फलाह जैसी और कितनी यूनिवर्सिटीज है जहां पर ऐसा मॉड्यूल तैयार हो रहा है। सवाल तो ये भी है, अभी तो उन पर भी नजर रखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। क्यों नहीं? 32 विस्फोट ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। अगर हम ये समझे कि 32 विस्फोट ये 8 डॉक्टर ही कर देते, वो भी मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष होगा। 32 विस्फोट का मतलब एक विस्फोट पे अगर आप 3 लगाती हैं, क्योंकि वो उम्मीद करने की हर विस्फोट में हर आदमी निश्चित बचेगा, वो भी जानते हैं। आप मान के चलिए कि ये संख्या कम से कम होगी 50-60। तो 50-60 में अभी हमने इकाई में ही पकड़े हैं, हमको जाना होगा दहाई में। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी पूछताछ में सबके ताने बाने बाहर आ जाएंगे, और ताने बाने जब बाहर आएंगे तो बहुत कठोर कार्रवाई की जरूरत है। और अल्फला ऐसे और कुकुर मुत्ता यूनिवर्सिटीज कहाँ कहाँ पर हैं, उनको सबको चले बुलडोजर। अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला अल्फला पे, ये भी मैं जानना चाहूंगा। इनकी डिग्रीज के जो फर्जी नैक ले गया था, इनके प्रोप्राइटर्स अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, मैं यही जानना चाहूंगा। कुछ चीजें संदेशात्मक तरीके से होनी चाहिए थी अब तक। ये जो इनके प्रमोटर्स थे, इनका घर, इनकी यूनिवर्सिटी और इनकी ऊपर कार्रवाई यूएपीए के अंतर्गत हो चुकी। हम पास, हाँ, इनकी गिरफ्तारी हो गई, लोग त्राही त्राही कर देते, बड़ा जुल्म हो रहा है। मानवाधिकार की चर्चाएं होनी चाहिए थी अब तक। अल फलाह के प्रमोटर्स के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो जाती। इसने मलाई खाई है हर युग में, हर रिजीम में खाई है। कष्ट मुझे इस बात का है। बातें हमारी 9 लाख की सुन लीजिए बस। सर, मैंने तो आज तक मदरसों में नकली नोट छपते हुए सुना था, वहां पर बंदूकों की फैक्ट्रियां सुनी थी। पहली बार डॉक्टर ने बम बनाने की लैब तैयार कर ली और किसी को कुछ पता नहीं चला। मतलब ये तो भला हो सर कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अलर्टनेस दिखाई और जब उनको एक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल दिखा पोस्टर लगाता हुआ जैश के, तो वो इसको पकड़ने के लिए आए। तो हमारी जांच एजेंसियों ने समय रहते एक बहुत बड़े खतरे को तो डाइवर्ट कर दिया, रोक दिया। लेकिन यहां तक बात नहीं आनी चाहिए थी। अगर वो और ज्यादा अलर्ट होती। हम इसी मुद्दे पर तो चर्चा कर रहे हैं ताकि दोबारा इस तरह का मंजर, जो तस्वीर, दर्दनाक तस्वीर लाल किले पर देखने को मिली सर, 11.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ। जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया जाए कि देश के किसी और इलाके में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, तो वो दोबारा ना हो, इसी की हम सब लोग कामना करते हैं सर। आपने इस विषय पर सर बहुत ही विस्तार से अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। बड़ी कृपांजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।